हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज से हम एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने वाले हैं, वन शॉट वन वीडियो करके, जिसमें आपका जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पार्ट 2 है उसके हम एक एक टॉपिक को लेंगे और उस पर एक एक वीडियो बनाएंगे, जिससे जो आपका पेपर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके लिए चाहे हमारे लिए 30 मिनट की वीडियो बनाना पड़े या 1 घंटे की, लेकिन हम आपका पूरा टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट कवर करके देंगे। यदि हमसे कोई इसमें फैक्ट छूट जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है कि अरे आपने तो हमको ये फैक्ट पढ़ाया नहीं, एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए हम आपके लिए जैसे ही आज हम आपके लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन करा देंगे, तो इसका आपको शाम तक या अगले दिन सुबह तक आपको इसका PYQ या MCQ का जो सीरीज़ है वो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो जिससे आप अपनी प्रैक्टिस का भी आकलन कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना क्या समझ आया है, तो इससे आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपको बस हमारे साथ इस सीरीज़ में बना रहना है और हम आपको पूरा एकदम फ्री में पेपर 2 कंप्लीट करा देंगे। बस आपको हम पर विश्वास करके चलना है। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे एकदम ऑथेंटिक वेबसाइट, सोर्स, बुक्स से ही पढ़ाएंगे, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको हम पे ट्रस्ट करते हुए चलना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर कोई मिस्टेक या कुछ एरर होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में या पर्सनली आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हम लोग को बता सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर सबसे होते हैं। तो आपको लोड नहीं लेना कि कुछ गलत पढ़ा दिया। अगर कुछ गलत हो भी गया होगा तो आप हमको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक शानदार क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातों को बता दूं। इसमें हम देखो थ्योरी तो पढ़ेंगे, साथ में इसके आपके इसमें टेबल्स भी होंगी, जिसमें जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा है वो पूरा उसका समराइज करके टेबल्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको पूरा का पूरा जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो ना पढ़ना पड़े। आप सिर्फ टेबल्स को ही पढ़ के अपना 5 मिनट में रिवीजन कर पाओगे। और एक चीज़ और, जैसे ही आपका ये थ्योरी वाला लेक्चर एंड होगा उसके जस्ट बाद आपको इसी टॉपिक के जो MCQs हैं या PYQ हैं इसकी वीडियो भी आपके लिए मिल जाएगी, जो आपके लिए आपकी मैम कराएंगी। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा क्योंकि हम वन शॉट वन वीडियो करके सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक एक वीडियो में ही कंप्लीट होगा। चाहे आपका उसमें 30 मिनट का टाइम लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, लेकिन जो आपका लेक्चर होगा वो पूरा एक वीडियो में ही आपका एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। तो इसमें लिखा है CAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 2 प्रमुख एजेंसियों, कौन सी एजेंसियां हैं? FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और WHO WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1963 में की गई। पहले मैं इसका पूरा एक पैरा पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसा क्वेश्चन बनेगा और क्या बन सकता है। इसके बाद इसमें लिखा है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। देखो, इसमें आपको पहला फैक्ट तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछ लेंगे कि जो CAC मतलब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। पहली चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपका क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न बनेगा कि इसमें कौन सी 2 एजेंसियां शामिल थीं, या आपको प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी एजेंसी ने CAC के गठन में अहम भूमिका निभाई? तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको UNDP, यूनेस्को, है ना, FSAI, और एक आ जाएगा आपको FAO या WHO। तो आपको इसमें टिक करना है। तो दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? आपको इसकी दोनों सहायक एजेंसियों के नाम याद रखना है। एक है आपका FAO और एक है आपका कौन?
WHO। इतना समझ आ गया है। अब इसमें आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी याद रखनी है, आपसे पूछ लेगा वो कि FAO है जो, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई इसकी स्थापना, 16 अक्टूबर 1945। कब हुई इसकी स्थापना, 16 अक्टूबर 1945 को। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया WHO की स्थापना कब हुई, देखो प्रश्न आ सकता है कि WHO की भी पूछ लेगा आपको कि WHO की स्थापना कब हुई। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1948, 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। आपको दोनों चीज़ ये याद रखना है, और साथ में आपको इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका कहाँ पर है, जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है आपका, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। तो आपको इसको याद रखना है। और आपसे पूछ ले कि FAO का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली में है। कहाँ पर है, रोम इटली में है। तो आपको जो मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इसको भी साथ साथ याद करते चलना है। तो हमने क्या पढ़ा है, हम पूरा का पूरा आज की क्लास में याद करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी क्लास आपकी क्यों ना हो जाए। तो क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आपको इसकी स्थापना का वर्ष याद रखना है। तो 1963 में CAC का क्या हुआ, गठन हुआ। दो कौन सी संस्थाएं थी, FAO था और WHO था। ठीक है, FAO की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। WHO की कब हुई, 1948 में हुई। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में है, और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में है। तो हमने इतना इसमें देख लिया है। अब इसका उद्देश्य है कि विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में निष्पक्षता सुनिश्चित करना। इसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इसका गठन इसलिए किया गया था जिससे जो खाद्य की सुरक्षा हो सके विश्व स्तर पर, और दूसरा उपभोक्ताओं की भी स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि पता चला कि उपभोक्ता को कैसा भी मिलावटी फूड दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की भी रक्षा की जाएगी और जो खाद्य है उसकी भी सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार है उसमें भी क्या हो, निष्पक्षता सुनिश्चित हो, इसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो आपको इतना सब इसमें याद रखना है। अगला पैराग्राफ है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है ये, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है भोजन से संबंधित नियमों का संग्रह। क्या होता है, भोजन से संबंधित नियमों का संग्रह। आपको इसका जो अर्थ है इसको आपको याद रखना है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस का अर्थ क्या है, तो क्या है, भोजन से संबंधित नियमों का संग्रह है। फिर इसमें लिखा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देशों और आचार संहिताओं का एक ऐसा समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक खाद्य व्यापार में उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं। समझ आ गया है। इसमें ऐसा कुछ भी याद करने का नहीं था, आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि इसका अर्थ क्या है। तो भोजन से संबंधित नियमों का संग्रह इसका क्या है, अर्थ होता है। अब इसकी पूरी आपको समरी एक टेबल फॉर्म में मिल जाएगी, तो देखते हैं उसको। इसमें लिखा है, सबसे पहले तो नाम क्या दिया है, इसमें नाम दिया है। नाम क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये देख लिया है। दूसरा इसमें इसका अर्थ दिया है, तो अर्थ अपन ने क्या देखा था, भोजन से संबंधित नियम, है ना। तो अब इसको आपको एक चीज़ याद रखना है, लैटिन में कोडेक्स को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। और एलिमेंटेरियस को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है कि लैटिन भाषा में कोडेक्स को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, और एलिमेंटेरियस का अर्थ क्या है, फूड है। तो इसको आपको याद रखना है। स्थापना अपन ने देख लिया इसकी 1963 में हुई थी और संयुक्त रूप से WHO और FAO की सहायता से की गई थी। हाँ, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, FAO भवन रोम इटली में है।
मतलब अपन ने देखा था कि जो FAO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपका रोम में है। तो उसी के भवन में इसका भी हेडक्वार्टर है, किसका, CAC का। तो वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रकृति भी आपसे पूछ लेगा कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो इसकी प्रकृति सलाहकार संस्था के रूप में है, एडवाइजरी के रूप में है, पर वैश्विक व्यापार में अत्यधिक प्रभावशाली। ये कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, एक सलाहकारी संस्था के रूप में एक कार्यरत है। अगला प्रश्न इसमें बनेगा कि सदस्य देश कितने हैं। तो इसमें 189 कितने हैं, 189 इसमें देश हैं और 1 यूरोपियन यूनियन है। तो अगर आपसे पूछे कि कितने कंट्री, अगर आपसे वहाँ पे सीधा लिखा जाए कि कितने आपके कंट्री के मेंबर हैं तो 189 आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कितने यूनियन हैं तो 1 यूनियन है। यदि अगर आपसे टोटल पूछे कि टोटल मेंबर्स कितने हैं तो टोटल मेंबर्स आपके इसके 190 हो जाएंगे। अगर देश पूछे तो 189 आएगा, अगर यूनियन पूछे तो 1 आएगा, अगर नॉर्मल पूछ ले कि मेंबर्स टोटल मेंबर्स कितने हैं तो 190 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसकी एक टैगलाइन भी है तो आपको इसको भी याद रखना है। टैगलाइन क्या है इसकी, प्रोटेक्टिंग हेल्थ, फैसिलिटिंग ट्रेड। क्या, प्रोटेक्टिंग हेल्थ और फैसिलिटेटिंग ट्रेड। तो आपको इसको याद रखना है। अब देखते हैं आगे क्या बोल और क्या क्या चीज़ है इसमें। हाँ, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसमें कोडेक्स की 5 शक्तियाँ हैं। मेनली इसमें क्या है, कोडेक्स के पास 5 शक्तियाँ हैं, जिसको 5 पिलर ऑफ कोडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 पिलर्स ऑफ कोडेक्स भी इसको बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो 5 शक्तियाँ हैं, क्योंकि सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी शक्ति उसके पास नहीं है। 3 दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, तो आपको इसको रट लेना है। पहला क्या है इसमें, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। क्या है पहला, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा, मतलब इसमें क्या करना है, स्वास्थ्य की रक्षा करना है किसके, उपभोक्ताओं के। दूसरा इसमें क्या है, खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। दूसरे में क्या बोला उसने, खाद्य की गुणवत्ता को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तीसरा क्या है, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार को सरल बनाना है। क्या करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य का व्यापार है उसको क्या बनाना है, सरल बनाना है। अगला इसमें क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक आधारित मानकों का निर्माण करना है। सीधा आपको इसमें याद रखना है, मानकों का क्या करना है, निर्माण करना है। और लास्ट है, खाद्य प्रसंस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रचार करना है। क्या करना है, खाद्य प्रसंस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का क्या करना है, प्रचार करना है। तो 5 शक्तियाँ हो जाएंगी। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य की रक्षा करना है, दूसरा उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है, तीसरा आपको व्यापार को सरल बनाना है, चौथा आपको मानक को निर्माण करना है, और लास्ट क्या आपको फूड प्रोसेसिंग में क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रचार करना है। मतलब स्वास्थ्य, गुणवत्ता, व्यापार, मानक और प्रथा। तो SGVMP आपको कोड बना के आप इसको भी ऐसा याद रख सकते हो। S मतलब स्वास्थ्य, G मतलब गुणवत्ता, V मतलब व्यापार, M मतलब मानक और P मतलब प्रथा या प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। तो SGVMP से आप इसको याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे संगठन, मतलब कोडेक्स की संरचना कैसी है, या कोडेक्स में जो संगठन है उनकी संरचना कैसी है। इसको कोडेक्स की रीढ़ भी आप बोल सकते हो, रीढ़ की हड्डी भी इसको आप बोल सकते हो। तो इसमें जो इसकी संगठन की संरचना है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, कमीशन होता है। क्या होता है, कमीशन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोडेक्स की संरचना में सबसे उच्चतम स्तर किसका है, तो कमीशन का है। अब ये तो याद हो गया कि कमीशन का है, इसका कुछ काम भी होगा। तो इसका काम क्या है, नीति निर्माता संस्था है। क्या है, मतलब यह नीतियों का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसमें सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। तो आपको प्रश्न आएगा कि किस कमेटी में या किस में सभी सदस्य देश भाग लेते हैं, तो कमीशन में लेते हैं। किस में लेते हैं, कमीशन में लेते हैं। प्रश्न आएगा कि नीति निर्माता संस्था कौन है, तो कमीशन है। कौन है, कमीशन है। तो आपको इसको याद रखना है। दूसरा इसमें है एग्जीक्यूटिव कमेटी। कौन सी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसमें क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 7 क्षेत्रीय
प्रतिनिधि होते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। इसमें आपके जो सदस्य हैं इसकी संख्या पूछ लेगा वो। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं। और जो भी प्रस्ताव आएंगे उस पर प्राथमिक निर्णय कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। तो क्या क्या देख लिया अपन ने अभी तक? इसमें 2 चीज़ देखी है, एक कमीशन होता है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। कमीशन का कुछ काम नहीं है, उसका सिर्फ है नीतियों का निर्माण करना है, और इसमें जितने भी देश होंगे, सदस्य देश, सारे इसमें भाग लेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी उसमें क्या है? उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 7 क्षेत्रीय प्रतिनिधि होंगे। अब इसमें होती हैं कुछ उप समितियाँ होती हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है। तो इसमें एक तरफ आपको प्रकार दिया है समिति का और एक तरफ उसका कार्य दिया है। तो आपको इसको रट लेना है। पहला इसमें है कि जर्नल सब्जेक्ट कमेटीज़, मतलब जो आपकी जनरल सब्जेक्ट कमेटीज़ में के कार्य क्या हैं, मतलब इसमें जो जनरल सब्जेक्ट कमेटी होगी उसका काम क्या क्या होगा। तो उसका काम क्या होगा? सबसे पहला तो क्या है उसका? एडिटिव्स, लेवलिंग करना, हाइजीन करना। तो जो उसके जर्नल काम है, जैसे किसी भी चीज़ में लेवलिंग करना, हाइजीन देखना कि भैया उसमें स्वच्छता के साथ सब चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारा उसका जनरल सब्जेक्ट कमेटीज़ में आ जाएगा। दूसरा इसमें है कॉमोडिटी कमेटीज़। तो इसमें क्या आएगा आपका? ऐसे फिश, मिल्क, पल्सेस, स्पाइसेस। तो आपको इसको याद रखना है। तीसरा इसमें है टास्क फोर्सेस। क्या? टास्क फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है? जो आपका जीएम फूड्स होता है उस पर काम करती है आपकी टास्क फोर्सेस कमेटी। और एक होता है इसमें AMR। क्या होता है? AMR। तो इस पर भी कौन कार्य करता है? टास्क फोर्स करता है। फिर इसके बाद कुछ क्षेत्रीय कमेटी होती हैं, जैसे आपका हो गया एक कोडेक्स एशिया का हो गया, एक अफ्रीका का हो गया, एक अमेरिका का हो गया, है ना। जैसे 7 आपकी रीजनल कमेटी भी इसमें हो जाएंगे। तो प्रश्न कैसा बनेगा इससे? अब ये प्रश्न बनता है तो ऐसा प्रश्न आएगा कि मिल्क पर या फिश पर या पल्सेस पर कौन सी कमेटी कार्य करेगी? तो कॉमोडिटी कमेटीज इस पर काम करेंगी। प्रश्न आएगा कि जीएम फूड्स पर कौन सी कमेटी कार्य करेगी? तो टास्क फोर्सेस कमेटी कार्य करेगी। हाइजीन लेवलिंग को कौन सी कमेटी ध्यान में रखेगी? तो जनरल सब्जेक्ट कमेटी जिसको ध्यान में रखेंगी। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। अब इसके बाद कुछ वैज्ञानिक समितियां भी हैं, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी इसमें कमेटियां हैं इसके आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए। जैसे आपका पहला तो इसमें है JECFA, दूसरा है JMPR, तीसरा है JEMRA और लास्ट है JEMNU। तो पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए कि कितनी हैं समितियां। तो 4 हैं। वैज्ञानिक समिति कितनी है? 4 हैं। चारों के आपको पहले तो इसके नाम याद होने चाहिए और इसके फुल फॉर्म याद होने चाहिए। तो देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है JECFA। इसका फुल फॉर्म क्या है? J मतलब ज्वाइंट, FAO या WHO। देखा था कि 2 जो एजेंसियां थी उनकी सहायता से ही इसका गठन किया गया था। तो दोनों के इसमें क्या होंगे? जो एक्सपर्ट कमेटी होंगे ऑन फूड एडिटिव्स। तो ज्वाइंट FAO या WHO एक्सपर्ट कमेटी होगी ऑन फूड एडिटिव्स। मतलब इसमें फूड एडिटिव्स पर एक्सपर्ट कमेटी होगी, या तो आपकी FAO की होगी या WHO की होगी। अब इसका कार्य क्या है? तो खाद्य योजक, दूषक, पशु औषधियों के अवशेष। सीधा प्रश्न बनेगा कि पशु औषधियों के अवशेष पर कौन सी वैज्ञानिक समिति कार्य करती है या किस वैज्ञानिक समिति का काम है। तो आपको सीधा इसको रटना है एकदम। तो कौन सी होगी? JECFA मतलब ज्वाइंट FAO या WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स। दूसरा है JMPR। क्या? JMPR इसका क्या है? ज्वाइंट FAO WHO मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज।
तो इसका काम क्या है, उसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि कीटनाशक, जो आपके जो कीटनाशक होंगे, कीटनाशक अवशेषों का मूल्यांकन करना है। तीसरा है JEMRA, मतलब क्या है इसका, ज्वाइंट एक्सपर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। इसका काम क्या है, जो सूक्ष्म जीव आधारित जोखिम होंगे उसका मूल्यांकन करेगी। अगर आपको इसके फुल फॉर्म याद होंगे तो आप इसका आंसर आराम से वहाँ पे लगा के आ जाओगे। और लास्ट इसमें है JEMNU, मतलब ज्वाइंट एक्सपर्ट मीटिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स, तो पोषण संबंधी मामलों पर वैज्ञानिक मार्गदर्शन। तो आपको चारों समितियों के नाम याद होना अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसके नाम याद होंगे तभी जाके आप इसके जो कारण हैं उसको कर पाओगे, तो आपको इसको याद रख लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ और महत्वपूर्ण समितियां हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें एक आपकी कमेटी है, कोडेक्स कमेटी ऑन फूड हाइजीन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, जो खाद्य स्वच्छता है उससे संबंधित क्या करेगा, ये दिशा निर्देश देगा। तो ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। दूसरा है कोडेक्स कमेटी ऑन फूड लेबलिंग। तो फूड लेबलिंग में क्या होगा, इसमें लेबल के मानकों का विकास किया जाएगा। तो ये भी आपको इसके नाम से समझ आ रहा है। तीसरा है कोडेक्स कमेटी ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। तो इसमें आपके कीटनाशक वाला कुछ होगा, है नाम से समझ में आ रहा है। इसमें लिखा है कीटनाशक अवशेषों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, कि कितनी मात्रा में आप कीटनाशकों अवशेषों का उपयोग करोगे। इसमें एक और कमेटी है, कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी विशेष आहार वाली आबादी के लिए मानक तैयार। और लास्ट इसमें आपकी कमेटी है कोडेक्स कमेटी और ऑन कॉन्टामिनेंट इन फूड्स। तो इसका काम क्या है, इसका काम है खाद्य प्रदूषकों पर नियंत्रण के मानक। तो आपको जो ये एक्स्ट्रा कुछ महत्वपूर्ण कमेटीज थी इनको भी आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना होती है। अब हम देखेंगे कुछ कोडेक्स के कार्य देखेंगे और उसकी भूमिका को भी देखेंगे। तो इसमें लिखा है कोडेक्स आयोग अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को बनाता है। क्या करता है, खाद्य मानकों को बनाता है, जो खाद्य उत्पादों की सुरक्षा, पोषण, लेबलिंग, पैकेजिंग, कीटनाशक अवशेषों, योजकों, दूषकों और जीएम खाद्य पदार्थों से जुड़े होते हैं। इन मानकों का आधार वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन होता है, जिसे WHO FAO के विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार करते हैं। फिर इसमें बोल रहा है कि कोडेक्स मानकों को अपनाना किसी देश के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि हर देश को इसके मानकों को अपनाना हो। जिसको मानना हो तो माने, नहीं मानना हो तो नहीं माने। तो आपको इसको याद रखना है। लेकिन जब WTO के अंतर्गत कोई व्यापार विवाद उत्पन्न होता है तो कोडेक्स मानकों को एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस कारण ये मानक बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी ऐसा याद करने के लिए नहीं था, बस आपको याद रखना है कि कोडेक्स का किसी भी देश के लिए सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अब इसका समरी देख लेते हैं टेबल में कि क्या है। तो देखो, कार्य क्या है, इसका मानक बनाना है, ऊपर देखा था। अब कैसे मानक बनाएगा, या तो खाद्य योजक पर बना लेगा, या दूषक पर बना लेगा, या लेबलिंग पर बना लेगा, या स्वच्छता पर बना लेगा, या पोषण पर बना लेगा। तो भैया ये मानक कैसे तैयार करेगा। दूसरा अपन ने देखा था इसका कि वैज्ञानिक मूल्यांकन भी करता है। तो किसकी मदद से करता है, तो WHO और FAO की विशेषज्ञ समिति की मदद से ये करता है। तीसरा क्या देखा कि ये दिशा निर्देश और COP, भैया ये दिशा निर्देश भी देता है ना। तो खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया किसके लिए देगा, तो खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया के लिए तो देगा, ये समझ आ गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसका काम क्या है कि भैया ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी दे। कैसे, WTO के माध्यम से दे, ISO के माध्यम से दे, OIE के माध्यम से दे, IPPC के आदि के माध्यम से ये अपनी सहायता दे सकता है।
विवाद समाधान में सहयोग। हमने देखा था कि अगर कोई WTO के अंतर्गत कोई विवाद है तो इसमें फिर इसको लागू करना क्या हो जाता है, अनिवार्य सा हो जाता है। तो इसमें लिखा है WHO के अंतर्गत SPS और TBT के साक्ष्य के रूप में कोडेक्स मानक का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये समरी के रूप में मिल गया है। ये आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा होगा समझने के लिए। तो ऐसे ही मैंने आपको टेबल फॉर्म में हर एक चीज़ दे दी है, जिससे आप जब रिवीजन करो तो आपको थ्योरी को ना पढ़ना पड़े, आप सिर्फ टेबल देख के ही आप इसको रिवाइज कर लो। अब देखते हैं कि इसके कुछ प्रमुख मानक भी हैं। तो पहला मानक है इसमें क्या, सामरिक मानक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कमोडिटी स्टैंडर्ड। तो अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, अपन सारा कुछ अब इसमें देखेंगे। तो इसमें क्या है, विशेष खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता, संरचना, लेबलिंग आदि का मानक इसमें शामिल होगा। अब उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या चीज़ कमोडिटी स्टैंडर्ड्स में आती हैं। तो आपके दूध और दुग्ध उत्पाद मानक, मतलब जो आपके डेयरी वाले प्रोडक्ट्स होंगे, फूड प्रोडक्ट्स होंगे, उन सारों के मानक आपके इसमें शामिल होंगे। दूसरा अनाज में क्या, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा आदि के मानक, मतलब डेयरी प्रोडक्ट। दूसरा आपके अनाज वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे आपके इस वाले मानक में, सामग्रिक मानक में आ जाएंगे। तीसरा क्या है, फलों और सब्जियों के डिब्बाबंद रूप के मानक, मतलब कैसा, जैसे आपने क्या किया, टमाटर का आपने सॉस बना लिया, अचार बना लिया, किसका, आम का, तो उसके डिब्बाबंद जो होंगे उसके रूप के मानक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें आपका जो मछली है, मांस है, अंडे के लिए भी इसमें मानक तैयार किए जाएंगे। तो समझ में आ गया है कि सामग्रिक मानक में क्या क्या आता है। आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो, आपका मीट हो, अनाज हो, फल सब्जियां हो, जो भी आपकी सामग्री होगी वो सारा कुछ आपका इसमें, खाद्य सामग्री होगी वो सारा कुछ आपका इसमें आ जाएगा। समझ आ गया ये। चलिए दूसरा मानक देखते हैं क्या है। दूसरा मानक है खाद्य योजक मानक। क्या, खाद्य योजक मानक। इसमें क्या है, ऐसे रसायन या सामग्री जो खाद्य को संरक्षित या स्वाद युक्त बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें एडिटिव्स, मतलब आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें अपन कुछ चीज़ों को ऊपर से मिला रहे हैं, या तो उसको संरक्षित रखने के लिए या उसके स्वाद को बनाने के लिए। तो जैसे परिरक्षक में आपका क्या क्या हो जाता है, जैसे नमक हो गया, सबसे बड़ा तो यही है, तेल हो गया, और भी कुछ केमिकल्स हो गए, तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, परिरक्षक में आ जाएंगे। दूसरा रंग, फूड कलर्स भी मिलाते हैं, सुगंध के लिए एसेंस भी मिलाते हैं, और मिठास देने वाले कुछ तत्व भी इसमें मिला देते हैं। तीसरा इसमें इनकी स्वीकृत सीमा तय की जाती है। अब इसमें आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि ADI का फुल फॉर्म क्या है। तो ADI का फुल फॉर्म क्या है, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, मतलब आप डेली में आप कितनी उसकी मात्रा को ग्रहण कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है। तो समझ आ गया कि योजक मानक में क्या होगा, और ऊपर क्या देखा था, ऊपर देखा था सामग्रिक मानक। तो दोनों आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ें अब, चलिए अब अगला है इसमें दूषक और विषैले तत्वों के लिए मानक। किसके लिए, दूषक और विषैले तत्वों के लिए इसमें मानक हैं। इसमें लिखा है भोजन में अनजाने में मिलने वाले हानिकारक पदार्थों की अधिकतम सीमा। अब इसके उदाहरण देखो, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, जितने भी आपके विषैले तत्व हैं, इसकी ज़्यादा सीमा तो नहीं है भैया खाने के पदार्थों में। दूसरा मोल्ड टॉक्सिन्स, जैसे अल्फा टॉक्सिन हो गया, डाई ऑक्सिन हो गया। तो ये सारे जितने भी आपके विषैले तत्व हैं या दूषक हैं, उन सारों को इसमें रेगुलेट किया जाएगा कि इसकी अधिकतम सीमा या अधिकतम मात्रा में इनका उपयोग तो नहीं किया गया। अगला मानक है कीटनाशक अवशेष मानक। कौन सा, कीटनाशक
अवशेष मानक, जिसको मैक्सिमम रेसिड्यूड लिमिट भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म है इसका MRL। इसमें लिखा है फसलों में प्रयोग होने वाले कीटनाशकों के भोजन में पाए जाने की अधिकतम सुरक्षित मात्रा है। क्या है? फसलों में प्रयोग होने वाले कीटनाशकों के भोजन में पाए जाने की अधिकतम सुरक्षित मात्रा है। यह मानक JMPR की वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। तो आपको सिंपल सा इसमें एक चीज़ याद रखना है, आपको क्वेश्चन आएगा कि कीटनाशक अवशेष मानक किस वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित होता है, तो JMPR, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया था ऊपर। तो बस आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसकी रिपोर्ट को आपको याद रखना है कि कौन सी इसमें वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित होता है, और बाकी इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगला मानक है पशु औषधि अवशेष मानक। कौन सा? पशु औषधि अवशेष मानक। इसमें है दूध, मांस, अंडा आदि में पाए जाने वाले पशुओं को दी गई दवाओं के अवशेष की सुरक्षित मात्रा है, और लिखा है इसमें पशु स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसा इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, आप कराओगे अगर एग्जाम में आ गया। अगला है लेबलिंग मानक। अब इसमें आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आपके इसमें लेबलिंग के कौन कौन से मानक होंगे। तो उपभोक्ता को दी जाने वाली जानकारी का मानकीकरण, मतलब इसका मतलब है कि आपको देखा होगा कि कोई भी आप जब पैकेट या कोई भी खाद्य पदार्थ को आप मार्केट से लेते हो तो उसमें एक लेबलिंग होता है जिसमें सारी डिटेल्स आपके लिए दी हुई होती है। तो उसको ही बोलते हैं क्या? लेबलिंग। क्या बोलते हैं? लेबलिंग। लेबलिंग क्या बोलते हैं उसको? लेबलिंग। तो लेबलिंग में उपयोग होने वाले मानक को क्या बोलेंगे? लेबलिंग मानक बोलेंगे। अब इसमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले आपको सामग्री की सूची देनी होगी कि भैया आपने इसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया है। जैसे अगर आप बिस्किट बना रहे हो तो बिस्किट में आपने क्या उपयोग किया? मैदा का उपयोग किया, आपने तेल का उपयोग किया है, आपने शुगर का भी उपयोग किया है, आपने सॉल्ट का भी उपयोग किया है। यदि आपने उसमें अजवाइन डाली है तो आपने उसका भी, और भी आपने जो भी चीज़ उसमें उपयोग किया है वो आपको सारा कुछ इसमें सूची में देना पड़ेगा। दूसरा इसमें पोषण तालिका। पोषण तालिका का मतलब है कि भैया आपको इसमें कितनी एनर्जी मिलेगी, आपको कितना इसमें फैट है, कितना इसमें प्रोटीन है, कितना इसमें सोडियम है। तो सारा कुछ आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। फिर इसमें उत्पादन व समाप्ति तिथि। क्या? उत्पादन व समाप्ति तिथि मतलब इसमें आपको एक्सपायरी डेट भी देनी पड़ेगी, और आपको किस तारीख को ये प्रोडक्ट बना है आपको उसकी भी आपको इसमें डिटेल देनी पड़ेगी। और लास्ट इसमें क्या? लास्ट नहीं, अभी इसमें एक और है कि एलर्जन चेतावनी, मतलब इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है, तो आपको इसका कितने मात्रा में उपयोग करना है। और लास्ट इसमें आपको चिन्ह मिलेगा वेजिटेरियन का और नॉन वेजिटेरियन का। ऐसा आपने देखा होगा आपको चिन्ह मिलता है। अगर आपका इसमें ये ग्रीन है, कैसा है? ग्रीन है, तो ये कैसा होगा? बेज होगा। यदि आपका ये रेड है, कैसा है? रेड है, तो ये क्या होगा? नॉन बेज होगा। और भी होते हैं इसमें, जैसे जो आपका डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ होता है जिसको वीगन बोलते हैं, उसका मार्क अलग होता है। अगर अंडा सिर्फ हो तो उसका मार्क, तो ये अपन आगे देखेंगे सारा कुछ, ये अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे। इतना समझ आ गया है? अगला मानक है पोषण संदर्भ मूल। क्या? पोषण संदर्भ मूल। इसको पहले देखा था कि टेबल देखा था अपन ने कि जो आपकी पोषण तालिका देखी थी, तो वही है ये। इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं है, तो इसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। ये ऊपर देख लिया, उसमें लेवलिंग में ये उसके अंतर्गत ही ये आ जाएगा। फिर आपका इसमें खाद्य स्वच्छता के लिए संहिता। इसमें आपके कुछ नियम भी होंगे खाद्य स्वच्छता के लिए। इसमें लिखा है खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और परिवहन की स्वच्छ प्रक्रिया के दिशा निर्देश इसमें शामिल किए जाएंगे। उदाहरण भी इसमें है, जैसे आपका HACCP आधारित सिद्धांत।
तो आपका जो इसमें HACCP सिद्धांत है, इसका फुल फॉर्म आपका होता है हैज़र्ड, क्या, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्या, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। इसके अंतर्गत 7 प्रमुख सिद्धांत होते हैं। इसमें आपके 7 पिलर होते हैं। क्या होते हैं इसके? 7 पिलर होते हैं। इतना डेप्थ में अगर आपको चाहिए है तो मैं एक काम करूँगा, इसकी पिक में इसमें ऐड कर दूंगा PDF में, तो आप उसमें से आप इसको पढ़ लेना, है ना, तो उससे आपका हो जाएगा कवर। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि HACCP सिद्धांत होता क्या है। तो इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इसमें सिद्धांत कहता है कि इसमें आपको खतरों की पहचान करना है और इसमें महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं को इंगित करना है, सीमाएं स्थापित करना है, निगरानी करना है, सुधारात्मक कार्रवाई लागू करना है और विस्तृत इसका रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। तो ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाएगा। दूसरा इसमें है बर्फ़ और जल की गुणवत्ता। क्या? बर्फ़ और जल की गुणवत्ता। और लास्ट इसमें खाद्य कर्मचारियों की सफाई, मतलब इसमें जो कर्मचारी होंगे तो भैया वो भी सफाई से रहें, हाथों में ग्लव्स पहने हुए होना चाहिए, वो है ना, जो वो ड्रेस अप किए हैं वो भी साफ़ स्वच्छ होना चाहिए। तो सारा कुछ इसमें साफ़ होना चाहिए। जल की गुणवत्ता का मतलब क्या है कि भैया इसमें पीने का पानी यूज़ किया जाए, ऐसा नहीं कि गंदा पानी उपयोग किया जा रहा है, या फिर इसमें जो बर्फ़ यूज़ हो रही हो तो भैया बर्फ़ भी साफ़ स्वच्छ हो, ऐसा नहीं कि भैया नाले के पानी से बर्फ़ बना के उसका यूज़ कर लिया हो। तो इसमें इन सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका इसमें एक और मानक दिया है जैव प्रौद्योगिकी खाद्य मानक, मतलब बायोटेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या होगा, जो आपके GM खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, मूल्यांकन प्रक्रिया और लेबलिंग। इसमें आपके जितने भी आपके GM फूड्स होंगे और उसमें जो भी प्रक्रिया और लेबलिंग होंगे उसको इसमें निर्धारण किया जाएगा। इन मानकों में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और एलर्जी की जांच शामिल है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि किस मानक में खाद्य सुरक्षा को शामिल किया गया है, तो भैया वो कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है। पर्यावरण का प्रभाव किस मानक में शामिल है? तो बायोटेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। एलर्जी की जांच किस में शामिल है? तो बायोटेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। तो आपको ये तीनों चीज़ों को इसमें याद रखना है। अगला इसमें आयात निर्यात दिशा निर्देश, मतलब आपके इसमें आयात निर्यात की भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और समान बनाना है। यह सीमा शुल्क विवादों में सहायक होता है। मतलब इसमें भी आपके गाइडलाइंस दिए जाएंगे। अगर आपको इसका इंपोर्ट करना है तो भैया इतना चार्ज होगा, यदि आपको इसका एक्सपोर्ट करना है तो भैया इतना चार्ज होगा, तो जिससे कोई विवाद ना हो। अगला इसमें है खाद्य धोखाधड़ी से सुरक्षा, मतलब इसमें क्या है, सिंपल सा आपको इसमें याद रखना है कि इसमें कोई नकली या मिलावटी सामान से आपको बचाया जाएगा। इसके लिए इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसमें है ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और वेरिफिकेशन सिस्टम पर इसमें बल दिया जाता है। तो प्रश्न आएगा कि ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और वेरिफिकेशन सिस्टम पर किस मानक में बल दिया जाता है? तो खाद्य धोखाधड़ी से सुरक्षा वाले मानक में आपको इसमें बल दिया जाता है। फिर है, और ये आपका लास्ट है, इसमें उभरते खतरों के लिए मानक, मतलब जो फ्यूचर के जो आपके खतरे होंगे उनसे संबंधित भी आपके इसमें मानक हैं। जैसे माइक्रो प्लास्टिक हो गया, लैब में बनाए गए मीट हो गए जिसको सिंथेटिक मीट भी बोलते हैं, कीट आधारित खाद्य हो गया और नोवेल फूड्स भी हो गए। तो ये सारे कुछ आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। तो प्रश्न आएगा कि भैया उभरते खतरों के लिए प्रश्न आपका कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सा उभरता खतरों के लिए मानक में शामिल नहीं है? तो आपको बताना होगा। तो ऐसे सारे कॉमन सेंस से ही आप कर लोगे, या फिर आपको कथन में दे देंगे तो आप कर लोगे। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें इसकी समरी भी है टेबल में, जिसमें मैंने सब महत्वपूर्ण जो मानक है उसको लिया है। ऐसे आपका एक देखा था जनरल स्टैंडर्ड, तो जनरल स्टैंडर्ड में क्या आएगा, इसमें आपके जो खाद्योजक हैं, एडिटिव्स हैं, लेबलिंग है, हाइजीन्स हैं, है ना।
फिर कॉमोडिटी में क्या बताया था मैंने, मीट बताया था, मिल्क बताया था, स्पाइसेस बताए थे, और भी चीज़ मैंने आपके लिए बताए थे। कोड्स ऑफ प्रैक्टिस में सिद्धांत बताया था मैंने आपको, HACCP है ना, सेफ प्रोसेसिंग, तो सारा कुछ आ जाएगा। गाइडलाइंस में भी एक्सपोर्ट की गाइडलाइंस क्या होंगी, ई कॉमर्स की गाइडलाइंस क्या होंगी, इंपोर्ट की गाइडलाइंस क्या होंगी। MRL मतलब मैक्सिमम रेसिड्यूज लिमिट, मतलब आपको कितने मात्रा में आपको इसका जो कीटनाशक है उनका उपयोग करना है। NRVS मतलब इसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स रेफरेंस वैल्यू, आपको मतलब इसमें लिस्ट में बताना होगा कि इसमें कौन सा इसमें जो आपका पोषण तत्व है उसका उपयोग किया गया है, तो ये सारा आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो आई होप शायद आपको जो लेवलिंग वाला अभी टॉपिक था वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि कोडेक्स में SDG कितना योगदान देता है। तो इसमें आपको एक टेबल दी है जिसमें आपको पूरे 17 के 17 SDG याद नहीं करने हैं। जो जो महत्वपूर्ण इसमें SDG होने वाले हैं हम सिर्फ उनको ही इसमें पढ़ेंगे। तो आपको पहले SDG 2, SDG 3, SDG 12 और SDG 17 को पढ़ना है। तो इसमें आपको कौन कौन से SDG पढ़ने हैं, SDG 2, SDG 3, SDG 12 और SDG 17। अब प्रश्न बनता है कि SDG 2 का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य क्या है, शून्य भुखमरी, सुरक्षित पौष्टिक भोजन। मतलब इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, भोजन से है। किससे है, भोजन से है। शून्य भुखमरी आपको इसमें हासिल करना है, जीरो हंगर को आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। SDG 3 का लक्ष्य क्या है, तो इसका संबंध किससे है, अगर आप इसको एक वन वर्ड में देखो तो इसका संबंध है स्वास्थ्य से। किससे है, स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य और कल्याण, खाद्य जनित रोगों से बचाव। तीसरा है SDG 12। तो SDG 12 है उत्तरदायी उपभोग, मतलब इसमें कोडेक्स क्या करेगा, तो फूड वेस्टेज को रोकेगा। और लास्ट है SDG 17 जिसका लक्ष्य है वैश्विक सहयोग। इसमें कोडेक्स क्या करेगा, तो कोडेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में इसमें काम क्या करेगा, कार्य करेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको SDG याद रखने हैं, उससे आप कर लोगे। तो SDG 2 क्या है, जीरो हंगर है। SDG 3 का संबंध स्वास्थ्य से है। SDG 12 का संबंध है उत्तरदायी उपभोग से। और SDG 17 का क्या है, वैश्विक सहयोग है। फिर है इसमें कुछ क्षेत्रीय समितियां हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपकी 6 प्रमुख क्षेत्रीय समिति हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपका एशिया का हो गया, अफ्रीका का हो गया, यूरोप का हो गया, तो वैसे ही करके आपकी कुल 6 समितियां हैं। तो आपको इसको याद रखना है। आपको 3 समितियां दे देगा और एक कोई अलग समिति दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी समिति इसमें शामिल नहीं है। तो आपको 6 समितियों के नाम याद होने चाहिए। ऐसे पहला आपका कौन सा हो जाएगा, पहला आपका CC एशिया हो जाएगा। CC मतलब कोडेक्स कमेटी, एशिया की हो जाएगी। दूसरा है CC अफ्रीका, मतलब कोडेक्स कमेटी अफ्रीका की हो जाएगी। तीसरा है इसमें CC यूरोप, मतलब कोडेक्स कमेटी यूरोप की हो जाएगी। चौथा इसमें है CC LAC, कोडेक्स कमेटी लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन की हो जाएगी। फिफ्थ है आपका इसमें CC NASWP, मतलब इसमें कोडेक्स कहाँ की हो जाएगी, साउथ वेस्ट पैसिफिक की हो जाएगी। और लास्ट इसमें CC NEA, मतलब कोडेक्स कमेटी कहाँ की हो जाएगी, नियर ईस्ट की हो जाएगी। तो आपको ये जो 6 कमेटी हैं इनके नाम याद होने चाहिए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी कोडेक्स की क्षेत्रीय समन्वय समिति नहीं है। अब देख, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें प्रश्न आएगा कि जो भारत है इसमें से किस समिति का सदस्य है। तो भारत इसमें से CC एशिया का सक्रिय सदस्य है, मतलब कोडेक्स कमेटी एशिया का सक्रिय सदस्य है। अब इसमें एक हालांकि प्रश्न आने की संभावना इससे है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पाइस बोर्ड, हालांकि इसको हम जब फसाई के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम इसको देखेंगे।
तो इसमें आपको सिर्फ इसकी स्थापना याद रखनी है कि स्पाइस बोर्ड का गठन कब किया गया, 1987 में किया गया। कब किया गया, 1987 में। इसको कैसे याद रखो कि जो सतीश जी हैं, सतीश जी के घर खाना कैसा बनता है, खाना ज़्यादा मसाले वाला बनता है। कैसा बनता है, ज़्यादा मसाले वाला बनता है। तो सतीश जी के घर खाना कैसा बनता है, ज़्यादा मसाले वाला। सतीश जी से 87, सतीश जी से क्या हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। और मसाले आपको पता है कहाँ मिलते हैं, तो केरल में मिलते हैं। उसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, कोच्चि, केरल। याद कर लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए अब इसके बाद है कोडेक्स के 3 स्तंभ भी होते हैं। तो पहला तो आपको इसका डेटा ही याद रखना है। आपको एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि कोडेक्स के कितने स्तंभ होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने होते हैं कोडेक्स के स्तंभ, 3 होते हैं। कितने पिलर्स होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। तो आपको इसके तीनों पिलर्स के नाम याद होने चाहिए। तो देखते हैं पहला कौन सा होगा, स्टैंडर्ड सेटिंग, मतलब मानक का निर्धारण, पहला स्तंभ है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें साइंटिफिक एडवाइस, वैज्ञानिक सलाह, इसका दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तीसरा स्तंभ क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं, एक तो आपको मानक निर्धारण करना है, दूसरा आपको वैज्ञानिक सलाह, इसका हो जाएगा, और तीसरा इसका क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण हो जाएगा। समझ आ गया है। अब हम देखेंगे इसमें नेशनल कोडेक्स कमेटी। तो ये आपकी जो नेशनल कोडेक्स कमेटी थी, इसको फसाई ने गठित किया था। किसने किया था, सॉरी, किसने किया था, फसाई ने इसको गठित किया था। कब किया था, 1964 में ही इसको कर दिया था, है ना। तो हालांकि इसका ईयर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको इसका उद्देश्य देखना है कि इसका उद्देश्य क्या है और संरचना क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कोडेक्स मानकों पर भारत का रुख तैयार करना। मतलब क्या करना है, जो कोडेक्स के जो अपन स्टैंडर्ड पढ़े थे 11-12, तो उस पर भारत को रुख करना है कि भैया भारत भी उन स्टैंडर्ड्स पर क्या रखे, अपना ध्यान दे। दूसरा इसमें खाद्य सुरक्षा और वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना। तो इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर लोगे। अब इसकी संरचना देखो, तो आपको इसकी संरचना याद रखना है। प्रश्न आ जाएगा कि जो आपकी राष्ट्रीय कोडेक्स समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, फसाई के जो CEO होते हैं ना, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या बोला मैंने, जो फसाई के क्या CEO होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। फिर है इसमें इसके सदस्य सचिव। तो इसका जो सदस्य सचिव होगा वो कौन होगा, तो जो फसाई का जो अधिकारी होगा वो इसका क्या होता है, सचिव होता है। इतना समझ आ गया है। फिर इसमें है सदस्य। तो इसमें जो सदस्य होंगे वो कौन कौन हो सकता है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के होंगे, कृषि मंत्रालय के होंगे, उपभोक्ता मंत्रालय के होंगे, उद्योग प्रतिनिधि होंगे। तो बहुत 7-8 लोग जो फील्ड्स होती हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनके इसमें मेंबर्स होते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ कर लो कि इसका करंट में चेयरमैन कौन है। तो करंट में कौन है, संजय है। कौन है, संजय हैं। तो आपको याद रखना है संजय दवे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि NCC के करंट में चेयरमैन कौन है, तो संजय दवे हैं। अब इसके कार्य हैं, तो NCC के कार्य देख लो क्या है, कोडेक्स मानकों की समीक्षा करना, ठीक है। इसके बाद है स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करना, ये भी ठीक है। और भारत का प्रतिनिधित्व कोडेक्स बैठकों में। तो ऐसा इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसको ड्रॉप करते हैं। अब ये है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसमें आपको सारा करंट अफेयर मिल जाएगा। भारत और कोडेक्स के बीच में क्या समझौते हुए, क्या बैठकें हुई, तो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आपको इसको एकदम रट लेना है। तो इसमें पहला बिंदु है कि भारत की सदस्यता और भूमिका। मतलब हम इसमें भारत की सदस्यता की बात करेंगे और भूमिका की इसमें बात करेंगे। इसमें लिखा है भारत 1964 में
CAC का सदस्य बना है या सदस्य है? तो बहुत महत्वपूर्ण, इसको 5 स्टार लगा लो। सीधा प्रश्न आएगा कि भारत कोडेक्स का सदस्य कब बना? तो भैया 1964 में बना। और फसाई भारत का कोडेक्स कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है, तो ये भी सीधा आ जाएगा कि भैया कौन को भारत में कोडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है, तो भैया कौन है? फसाई है। तो दोनों फैक्ट महा इंपोर्टेंट है, इसको आपको एकदम रट लेना है। फिर इसमें लिखा है भारत को 2023 में CAC की एग्जीक्यूटिव कमेटी में ACI का सदस्य चुना गया था। तो प्रश्न आएगा कि भारत को CAC की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें ACI क्षेत्र का सदस्य किस वर्ष चुना गया? तो कब चुना गया? 2023 में चुना गया। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें लिखा है जिससे भारत को वैश्विक खाद्य मानकों के, कुछ भी आपको नहीं याद रखना है ना, आपको ये कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। समझ आ गया है? क्या इसमें याद रखना? 1964 में भारत सदस्य बना। कौन कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है इसमें? तो फसाई है। भारत कब उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें ACI क्षेत्र का सदस्य चुना गया? तो 2023 में चुना गया। तो ये सारा कुछ आपको अब समझ आ गया होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि भारत की प्रमुख भागीदारी क्या है? भारत की प्रमुख भागीदारी, अब देखो 2024 में भारत ने CCNFHDU की, इसमें एक बैठक होती है, किसकी? कोडेक्स कमेटी की बैठक होती है। इसमें पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लो कि जो CCNFHDU है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। तो इसका फुल फॉर्म नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको याद रखना है कि जो ये बैठक हुई थी 44वीं बैठक में भाग लिया। तो प्रश्न आएगा कि 2024 में भारत ने जो CCNFHDU की किस बैठक में भाग लिया? तो किस बैठक में लिया? 44वीं बैठक में भाग लिया, जहां भारत ने बच्चों के पोषण संदर्भ मानकों को संयुक्त रूप से 6 से 36 महीने की आयु के लिए प्रस्तावित किया, जिसे स्वीकृति मिली है। तो इसमें किन बच्चों को टारगेट किया गया था? 6 महीने से लेके जो 36 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको इसमें टारगेट किया गया था। तो समझ आ गया है? फिर इसमें एक चीज और है कि भारत ने जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स मतलब होता है मोटे अनाज। क्या होता है? मोटे अनाज। एक सेकंड, हाँ, तो भारत ने क्या किया इसमें, जो मोटे अनाज होते हैं जैसे बाजरा, इसमें बाजरा को इसने फोकस किया था इंडिया ने। तो बाजरा के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। तो आपको प्रश्न आएगा कि भारत ने किस के लिए, मतलब प्रश्न ऐसा बनेगा कि भारत ने कौन सा ऐसा मिलेट्स था जिसके वैश्विक मानकों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था? तो कौन था इसमें? बाजरा था। तो याद आपको रखना है। फिर इसमें है तीसरा पॉइंट है आगामी बैठकें और भारत की भूमिका, मतलब जो आगामी बैठकें हैं और सब भारत की भूमिका क्या होगी। तो उसमें है जो CCSCH8 मतलब कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स की 8वीं बैठक 13 से 17 अक्टूबर 2025 को कोच्चि केरल में आयोजित होगी। कुछ इसमें काम का नहीं है, सिर्फ इसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ काम की है, वो है आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि CCSCH8 की बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो कहाँ होगी? केरल में। केरल में भी कहाँ? तो कोच्चिन में। कब होगी? 13 से 17 अक्टूबर। कब होगी? 13 से 17 अक्टूबर। फिर दूसरा इसमें प्रश्न बनेगा कि CCEXEC89 मतलब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बैठक हुए, कौन सी 89वीं बैठक है, इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 3 से 7 नवंबर। कब किया जाएगा? 3 से 7 नवंबर। कहाँ किया जाएगा? रोम के इटली में किया जाएगा। तो बस आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है। एक तो आपकी जो स्पाइसेस वाली जो कमेटी है इसकी बैठक होगी आपकी कोच्चि में,
और जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी वाली बैठक है ये होगी आपकी इटली में, एक होगी आपकी अक्टूबर में, एक होगी आपकी नवंबर में। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसमें चौथा पॉइंट है भारत का कोडेक्स गतिविधियों में योगदान। तो उसमें पहला है भारत ने 2024 में 40 इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह में भाग लिया। तो भारत ने 2024 में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य समूह में भाग लिया? 40, और 42 प्रमुख लेखों में योगदान दिया। तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसमें भारत ने खाद्य सुरक्षा, पोषण और विशेष आहारों के लिए वैश्विक मानकों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको अगर याद हो जाए तो इसको आप याद कर लेना। फिर इसमें है भारत ने कोडेक्स में हल्दी, मोरिंगा और स्पाइसेस पर मानकों को प्रस्तावित किया और स्वीकृति पाई। तो प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से कोडेक्स ने किस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है? तो हल्दी में की है, मोरिंगा में भी की है और स्पाइसेस में भी की है। और चौथा दे देगा कि कोई अलग, तो आपको बताना होगा कि किस में नहीं दी। अगर नहीं दी वाला पूछेगा तो वो 4 दे देगा, मतलब 3 आपको सेम दे देगा, चौथा अलग दे देगा। और अगर उसको ये पूछना होगा कि किस में स्वीकृति दी है तो 3 आपको डिफरेंट दे देगा, एक आपको इसमें से ही मिल जाएगा। समझ आ गया है। फिर इसमें अगला लिखा है भारत में NCCP मतलब नेशनल कोडेक्स कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट कौन है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कौन है, फसाई है। कौन है? फसाई है। फिर इसमें है भारत ने 2023 में कोडेक्स कमेटी एशिया की अध्यक्षता की और वन एशिया कोडेक्स वॉइस की पहल शुरू की। तो प्रश्न आएगा कि भारत ने कब वन एशिया कोडेक्स वॉइस की पहल शुरू की? 2023 में की। किसकी अध्यक्षता में? तो कोडेक्स कमेटी ऑन एशिया में। तो आपके ऐसे इसमें प्रश्न बन जाएंगे। फिर आपका इसमें है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको स्टार लगा लीजिए। इसमें आपको सिर्फ इसकी स्थापना याद रखना है और इसका हेडक्वार्टर, बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम आया था 1963 में, उसके तहत हुई थी। तो पहले तो आपका इसको स्थापना ईयर याद रखना है, दूसरा किस अधिनियम के तहत हुई थी आपको उसको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी कुछ क्षेत्रीय इकाइयाँ भी हैं, जैसे एजेंसियाँ हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कोलकाता में है, चेन्नई में है और कोच्चिन में है। तो 5 जगह हैं। आपको पाँचों के आपको इसको नाम याद होने चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, ऐसे आपको याद करना है इसको। फिर है अपेडा। तो मैंने अपेडा को कई बार आपको MCQs में इसका बता दिया था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें भी आपको ऐड कर दूं, तो मैंने इसमें भी आपको ऐड कर दिया है। तो अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना 1985 में। कब? 1985 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो एपेडा की स्थापना 1985 में। समझ आ गया है। ये जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था हमने वो एंड कर लिया है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 1903 में देखो एक टाइमलाइन चली थी, जिसके बाद फिर आपका जो कोडेक्स जो CAC था फिर उसका गठन किया गया। तो 1903 में क्या घटना घटी? तो 1903 में हुआ जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है इसकी स्थापना की गई। फिर 1945 में क्या हुआ? मैंने आपको बताया था FAO की स्थापना की गई, मैंने ऊपर आपको बताया था, है ना। तो FAO की स्थापना कर ली गई। फिर मैंने आपको बताया था WHO की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई, इसको भी मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना। इसके बाद 1954 में यूरोपीय कोडेक्स एलिमेंटेरियस की स्थापना हुई। कब? 1954 में हुई। फिर 1961 में क्या हुआ? तो नवंबर 1960 में FAO सम्मेलन के 11वें सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना करो। सिंपल, आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है। आपको प्रश्न आएगा कि FAO के कौन से सत्र में CAC के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया या बात की गई? तो 11वें सत्र में। कौन से सत्र में? 11वें सत्र में। इसको आपको याद रखना है। कब किया गया? 1961 में। कब किया गया? 1961 में। 1962 में क्या हुआ? कोडेक्स एलिमेंटेरियस
कमीशन को कोडेक्स एलिमेंटेरियस बनाने का अनुरोध किया गया? कुछ नहीं है। 1963 में इसकी स्थापना हुई, तो आपको इसको याद रखना है। फिर 85 में क्या हुआ? 1985 में तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि जहां संभव हो सरकारों को कोडेक्स को अपनाना चाहिए और एलिमेंटेरियस मानक अपनाना चाहिए। तो कर लेना, हो जाए याद, बाकी कुछ काम का नहीं है। अब है काम का, अगर आपसे पूछ ले कि भैया भारत में जो आपका नेशनल कोडेक्स कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट एडवाइजर जो फसाई था, कौन है वर्तमान में? कौन है नेशनल कोडेक्स कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट एडवाइजर? कौन है? तो कौन है? अलका राव है। कौन है? अलका राव है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कोडेक्स के सेक्रेटरी कौन है, तो कौन होंगे इसके? सारा काहिल इसके वर्तमान में सेक्रेटरी हैं। फिर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। इसको आपको रट लेना है, ये आ जाएगा एग्जाम में। फिर इसमें फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कोडेक्स, मतलब कोडेक्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो JL हार्वे इसके पहले अध्यक्ष थे। कहाँ से थे? USA से थे। वर्तमान में 47th कोडेक्स चेयरपर्सन कौन है? ऊपर क्या देखा था हमने? सेक्रेटरी देखा था। सेक्रेटरी पूछेगा तो सारा कोहेल हो जाएगा, लेकिन अगर चेयरपर्सन पूछेगा तो कौन हो? तो कौन होंगे? एलन अजय जले। कौन होंगे? एलन अजय जले। कहाँ के हैं? केन्या के हैं। और लास्ट इसमें एक चीज़ और है कि इसमें ना एक शैडो कमेटी होती है, हालांकि वो आपको नहीं पूछेगा कि शैडो कमेटी क्या होती है। बस आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितनी कमेटी हैं? शैडो 16 कमेटी हैं। बस आपको इसको इतना याद रखना है, बाकी आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। तो इसी के साथ हमने पूरी एक वीडियो में जो कोडेक्स था आपका CAC था उसको एंड कर दिया है। अब आपको इसके MCQs लगाने हैं, PYQ लगाने हैं, आपसे सारे अब बनने लगेंगे और इसकी प्रैक्टिस आपको मैम करा देंगी। तो मिलते हैं एक नए फिर मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।